सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन करते हुए आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम। जय जनवाद, जय पृथ्वीराज चौहान। साथियों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए दो शब्द मैं आप सब लोगों से बात करना चाहूंगा। साथियों, पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के ऐसे महान राजा थे जिन्होंने 17 बार विदेशी आक्रमणकारियों पर का भारत पर हुए हमले का मुकाबला किया और हर बार उन्हें विफल करते हुए भारत को गुलामी से बचाने का काम किया। और हर बार उन विदेशी लुटेरों को हारने के बाद उन्होंने छोड़ा और 18वीं बार एक बड़ी भूल की वजह से सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को हार का सामना करना पड़ा और भारतीय राजनीतिक इतिहास को पूरी तरह से रद्दोबदल हो जाना हुआ। आधुनिक भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत के इतिहास को अगर आप देखें तो दो व्यक्तियों की गलतियों ने भारत के पूरे राजनीतिक इतिहास को बदला है, भारत के पूरे सियासी तंत्र को बदला है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दौरान तो कार्यकाल के दौरान भारत का एक व्यक्ति जयचंद गद्दारी करता है तो भारत को 700 सालों तक मुगलों और तुर्कों की गुलामी झेलने के लिए मजबूर होना पड़ गया। और वहीं मुगल सल्तनत में उनका एक व्यक्ति गलती करता है, गद्दारी करता है, मीर जाफर, और उसकी गद्दारी से इस विशाल भारत की मुगल सल्तनत ध्वस्त हो जाती है और देश अंग्रेजों का गुलाम हो जाता है। इतिहास में ये दो गद्दार पूरे भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को बदला और इन दोनों की वजह से दो धर्मों की भारत पर सियासत खतरे में पड़ी, खत्म हुई और भारत 200 सालों तक फिर अंग्रेजों का भी गुलाम रहा। और आज हम आज़ाद देश के नागरिक हैं और जिस देश को आज़ाद कराने में हमारे समाज के भी तमाम सारे लोगों ने कुर्बानियां दिया है, तमाम सारे लोगों ने फांसी पर चढ़े हैं और देश के तमाम सारे लोगों की वजह से, जिनके बलिदानों से आज देश आज़ाद हुआ है और आज हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में हम सब लोग एक वोटर के रूप में उसके भागीदार हैं। और भारतीय समाज और भारतीय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में हम सब लोग आज वर्तमान में जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, हमारा सामाजिक और राजनीतिक स्तर क्या है, इस सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर हमें इस पर भी बारीकी से विचार करने की जरूरत है। साथियों, एक बड़ी बहस समाज में होती है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारे वंशज थे कि नहीं थे, हम इन्हें क्यों माने, हमें इन्हें मानने का क्या कारण है, हम उनके वंशज हैं कि नहीं हैं, हमारे वो पूर्वज थे कि नहीं थे। कमोबेश ये बड़ी चर्चाएं और ये बड़ा विवाद और वाद विवाद का विषय बराबर समाज में बनता रहता है। खासतौर से हमारे बिहार के समाज के लोगों के बीच में भी
ये मुद्दा बड़ा प्रासंगिक रहता है। साथियों, इतिहास में आज जो समाज के कुछ लोग कहते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारे नहीं, उन दूसरे किस्म के जो राजपूत हैं जो आज स्थापित हैं उनके वो वंशज हैं। तो मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं, या मैं अगर उनसे ही पूछूं, या मैं अपने लोगों से ही पूछूं कि कौन सा ऐसा साक्ष्य और प्रमाण है कि स्थापित ठाकुर या कह दें कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारे वंशज हैं, कौन उनके रिश्तेदार है, कौन नातेदार है, और कैसे हम ये कह दें कि हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंशज नहीं है। पूरे भारत की जितनी भी बैकवर्ड और दलित जातियां हैं, आप एंशिएंट हिस्ट्री में चले जाइए, सारे बैकवर्ड और दलित जातियों का एक गौरवशाली इतिहास और संस्कृति रही है। और आज वह गरीब इसलिए है, पिछड़ा इसलिए है, दलित इसलिए हैं कि उनका सामाजिक शैक्षणिक स्तर कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, क्योंकि के हाथों से सियासत गई, सत्ता गई, उनका राज गया, और जिन लोगों की सत्ता और सियासत गई, उन जातियों पर जिन जातियों ने आधिपत्य जमाया उनके शोषण और दमन का शिकार हुई, उनके महत्वाकांक्षा की शिकार हुई, उनको धन वैभव को लूटा, उनके व्यवसाय को लूटा, और लोगों को गरीब बना दिया गया, और लोग गरीब हो गए और अपनी अस्मिता, अपने पहचान को बचाने के लिए विस्थापन हुआ, और जिसकी वजह से गरीबी और तंगहाली में जीने के लिए मजबूर हुए। हम देश के मूल छत्री, यह अलग बात है कि आज भारत की संवैधानिक व्यवस्था में हम पिछड़े वर्ग में आते हैं। हमें कहीं न कहीं जाति का प्रमाण पत्र लोनिया नाम से जाना जाता है। भविष्य में जितनी भी जातियां जिन नामों से जानी जाती थी, वे उनका ट्रेड था, उनके वो ट्रेडिशनल नेम थे जो एक व्यवसाय से जुड़े थे, उस व्यवसाय के रूप में उनकी एक पहचान थी। और कहीं न कहीं हमारे समाज की भी एक बड़ी जमात और हमारे समाज का मौलिक जो व्यवसाय रहा है, देश में नमक बनाने का रहा है, और पूरे देश में नमक का व्यवसाय हमारे लोगों के निर्माण कार्य हमारे लोगों के हाथों में था। तो उसी के अनुसार नमक के पर्यायवाची शब्दों के अनुसार कहीं न कहीं आम बोली भाषा में हम लोगों के जाति के नामों के आगे भी उन शब्दों का प्रयोग हुआ, और हम अपने आप को हमें जात का दुनिया भी मिलता वंशज है। वरना सियासत जाने के बाद किसी भी राजा के, और जो उस पर कब्जा किया, जिसके वो अधीन हुआ, और जो मुगल इस देश में आए वो तो लुटेरे थे, उन्होंने उन जाति के लोगों को खूब लूटा, और पहला बार उनको मौका मिला था भारत को लूटने का, भारत पर आक्रमण करके सफलता प्राप्त करने का। तो जिस जमात के लोगों से सत्ता लिया था मुगलों ने, तुर्कों ने, उस समाज के लोगों को उन लोगों ने भरपूर लूटा है, और उस लूट का कारण है कि हम गरीब हैं। दूसरे अर्थों में मैं इतिहास को इस रूप में देखता हूं कि जब तक हम यह न जान पाए कि हम क्या थे, हमारे पास क्या था, और हमने क्या क्या खोया है, और आने वाले भविष्य में हम क्या क्या पा सकते हैं और क्यों नहीं पा सके, इसके पीछे कारण क्या है, इन सारी बातों को हम ज्ञात तभी कर पाएंगे जब हमें इतिहास का सही ज्ञान होगा। और इतिहास हमारी खोई हुई महत्ता और हमारे अतीत को का बोध कराकर किसी भी समाज और किसी भी जात के अंदर स्वावलंबन की भावना पैदा करती है, और हर जात
तुलनात्मक रूप से अपने को दूसरी जात से महत्वपूर्ण साबित करके जाति हीन भावना से अपने को निकाल करके स्वावलंबन की भावना की तरफ अग्रसित होती है और संघर्ष के लिए तैयार होती है। और इसके लिए हमारे समाज को सम्राट पृथ्वीराज चौहान से ज्यादा दूसरा कोई प्रासंगिक नहीं हो सकता है। हमारे नाम के सामने क्यों चौहान लगा? दूसरी जातियों के लोगों ने क्यों नहीं चौहान लगा दिया? दूसरी अन्य जातियों ने अपने नाम के सामने क्यों चौहान लिखा? हम चौहान थे, इसलिए हमारे नामों के सामने चौहान शब्द आया और हमारे पूर्वजों ने चौहान शब्द का प्रयोग किया। मैं खुद जिस जिले से आता हूं, गाजीपुर जिले से, गाजीपुर जिले का आप गूगल पर जाइए और गाजीपुर जिले का इतिहास विकिपीडिया पर जो उसका गाजीपुर जिले का अपना इतिहास लिखा हुआ है, सरकारी विकिपीडिया पर जो सरकार द्वारा गाजीपुर का इतिहास लिखा गया है गाजीपुर जिला का, आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सत्ता के जाने के बाद भी 150 साल तक गाजीपुर का नाम उस समय गांधीपुर हुआ करता था। उन्हीं के एक पूर्वज, उन्हीं के वंशज मानधाता चौहान की सियासत थी। और फिर उस समय के तत्कालीन मुगल सल्तनत द्वारा जिस व्यक्ति को मानधाता चौहान के यहाँ भेजा गया युद्ध के लिए, उसने मानधाता चौहान को हराया और फिर मानधाता चौहान युद्ध हारते हैं और वहाँ से उनकी सियासत खत्म होती है। और फिर उसको राजा जिस सेनापति को भेजा था उसे गाजी की उपाधि देता है और उसी के नाम से फिर गाजीपुर का नाम गाजीपुर पड़ जाता है। अब गाजीपुर का कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये बता सके कि मैं मानधाता चौहान का रिश्तेदार हूं? लेकिन कहीं न कहीं गाजीपुर में हमारे पूर्वज, हमारे लोग चौहान लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो परंपरा उस समय से चली आ रही होगी। और मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान को इस रूप में लेता हूं कि वे हमारे प्रेरणा स्रोत इस मामले में है कि जो जात वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में, जिस देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और 73 साल हो गए देश को आजाद होने के बाद, शासक कौम होने के बावजूद भी, ये अलग बात था कि जब देश में राजा रानी के पेट से पैदा होता था, राजा सत्ता में परिवर्तन हुआ, व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, लोकतंत्र है, आज राजा वोट से पैदा हो रहा है। तो अब तो राजा बनने की प्रवृत्ति समाज के अंदर पैदा हो और अपने इतिहास को से सबक लेते हुए पुनः एक नया इतिहास लिखने की तरफ आकर्षित हो। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट सम्राट पृथ्वीराज चौहान को इसी रूप में देखती है और इसी के रूप में प्रेरणा लेते हुए वर्तमान सियासी हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए जंग लड़ती है। हम नहीं चाहते कि हम किसी की राजनीतिक गुलामी करें, हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी के पीछे चलें, हम चाहते हैं कि हमारी सियासत खुद कायम हो, हमारा खुद कायद बने, हमारा खुद क़यादत खड़ी हो और देश की सियासत में हमारी राजनीतिक व्यवस्था खड़ी हो और अपनी राजनीतिक व्यवस्था और अपने परचम के तले हमें क्या चाहिए हमें तय करें। हम दूसरे का मुंह क्यों देखें, हम दूसरे पर की कृपा पर क्यों आश्रित हों। और इन सारे प्रेरणा का स्रोत कहीं न कहीं सम्राट पृथ्वीराज चौहान से हमें मिलती है और उस प्रेरणा को की बुनियाद